Good morning, students. Today we are going to see the coherent sources. Okay, coherent sources. Now, what do we mean by coherent sources? That we are going to see now. What is the meaning of co? The co word means two things that are quite similar to each other, right? मतलब जब दो चीजों के बारे में हम रिलेशन बताते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं को वर्ड का. तो कोहेरेंट सोर्सेस, सोर्स मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं. तो टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेस इफ दे इमिट द लाइट of nearly the same amplitude and same phase. Okay, मतलब दो sources जब same amplitude की light emit करते हैं और same phase की light emit करते हैं तो उन sources को हम क्या बोलते हैं? coherent sources, right? For example, अगर कोई दो source हैं light के S1 और S2, तो जब ये S1 और S2 लाइट इमिट करेंगे तो इनसे इमिट होने वाली लाइट अगर सेम एम्पलीट्यूड की है और या तो सेम फेज में है, मतलब जितना इसका एम्पलीट्यूड उतना ही इसका भी एम्पलीट्यूड, तो दोनों का एम्पलीट्यूड शुड बी सेम. और इसके अलावा दोनों का जो फेज है, द फेज शुड ऑल्सो बी सेम, और दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो. मतलब या तो दोनों का फेज सेम हो, और अगर फेज सेम नहीं है तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब कि अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो थ्रू आउट द केस जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री ही चले, 45 है तो 45 ही चले. इसका मतलब जब दो सोर्स ऐसी लाइट इमिट करते हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो और जिनका फेज या तो सेम हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस. Okay, now there are some conditions for the two sources to be the coherent sources, and what are those conditions that we will discuss. Okay, so the first condition is that the frequency of both the waves should be nearly same. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि एम्पलीट्यूड जो है वो तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी भी है वो भी क्या होनी चाहिए? नियरली सेम होनी चाहिए. मतलब जब दो वेव्स सोर्स से इमिट हो रही हैं तो उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी नियरली सेम, राइट? देन सेकंड केस इज बोथ द वेव्स शुड प्रोपोगेट इन द सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन. तो जो दोनों वेव्स इमिट हो रही हैं लाइट सोर्सेस S1 और S2 से, दोनों क्या होनी चाहिए? सेम ही, मतलब एक ही मीडियम में मूव करनी चाहिए और एक ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, राइट? नाउ द थर्ड वन इज, ये जो दोनों लाइट सोर्सेस हैं वो दोनों एक दूसरे के पास पास होना चाहिए. ओके, सो द लाइट टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेस इफ दे आर quite nearer to each other. Okay, और वो नियरर क्यों होने चाहिए दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. जब हम इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इनको नियरर क्यों रखा जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज बोथ द लाइट रेज शुड बी वेरी नैरो. ये जो दोनों लाइट सोर्सेस हैं, मान लीजिए अगर ये स्लिट है, मतलब अगर पतली सी अगर हम स्लिट बनाएं तो ये जो दोनों सोर्सेस हैं वो बहुत नैरो होने चाहिए. इनको नैरो क्यों रखा जाता है? ताकि इनसे जब कोई लाइट वेव निकले तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो. ओके, तो लाइट को इंटेंस रखने के लिए, मतलब उनकी इसकी इंटेंसिटी को हाई रखने के लिए ये जो दोनों सोर्सेस हैं उनको कैसा रखा जाता है? दिस बोथ द सोर्सेस शुड बी नैरो. ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज both the waves should emit the monochromatic light. ठीक है, जो दोनों वेव्स हैं वो कैसी लाइट इमिट करें? मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसमें डिस्पर्स, मतलब स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिले, उसमें एक ही टाइप की लाइट प्रेजेंट हो, उस टाइप की लाइट जो है वो दोनों सोर्सेस इमिट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक. क्रोमेटिक मतलब रिलेटेड टू द कलर और मोनो मतलब एक. तो जब कोई लाइट रे, जब कोई सोर्स एक ही कलर की लाइट रे को इमिट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक. ओके,
नेक्स्ट इज दोनों सोर्सेस की जो पोलराइजेशन स्टेट है, दोनों सोर्सेस की जो पोलराइजेशन स्टेट है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों का अगर हम पोलराइजेशन देखें तो एक ही नियरली द सेम स्टेट पर दोनों लाइट वेव्स जो हैं वो पोलराइज हो जानी चाहिए, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस फॉर द टू सोर्सेस टू बी अ कोहेरेंट सोर्सेस। और सबसे मेन जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि दोनों सोर्सेस सेम एम्पलीट्यूड की लाइट वेव को इमिट करें और जो वेव्स को इमिट कर रहे हैं उसका फेज या तो सेम हो या दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, राइट। सो जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम बोलेंगे कि कोई भी दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द टू सोर्सेस टू बी द कोहेरेंट सोर्सेस। अब इसी पर बेस्ड हम एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे। नाउ अभी जो हमने पढ़ा कोहेरेंट सोर्सेस को समझने के लिए, और इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, उन दोनों टॉपिक्स को एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए थॉमस यंग वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन किया। और कैसे ऑब्टेन किया, उन्होंने दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट का यूज करके सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव्स को इमिट किया। और आपको पता है कि जब सेम फ्रीक्वेंसी की सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की लाइट एक ही मीडियम और एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो उसमें इंटरफेरेंस होता है। और जब वो इंटरफेरेंस होगा तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा और उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो उन्होंने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया। अब वो कैसे किया वो समझते हैं। ओके, तो उन्होंने कुछ नहीं, यहाँ पर ये लेट दिस बी अ वुडन टेबल। ओके, हमने मान लिया कि ये क्या है, ये एक वुडन टेबल है। यहां पर सबसे पहले ये कोई हो गया लाइट सोर्स, ठीक है। लेट एस बी द लाइट सोर्स। ये लाइट का कोई सोर्स है जिसमें कि से जो लाइट है वो इमिट होगी। ओके, अब यहां पर उन्होंने क्या किया, दो बहुत पतली पतली मतलब बहुत नैरो दो स्लिट्स बना दी, जिसको उन्होंने नाम दे दिया S1 एंड S2। तो बेसिकली ये जो दो नैरो स्लिट्स हैं वो क्या करेंगी, इस सोर्स से जो लाइट रे आ रही है वो जब वो लाइट रे इन दो पतली पतली स्लिट्स से पास होगी तो ये दोनों स्लिट्स S1 और S2 ये एक फ्रेश लाइट सोर्स बन जाएंगी, राइट। और हम ये कह सकते हैं कि S1 और S2 से जो लाइट वेव्स एमिट हो रही हैं वो नियरली सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की है, क्योंकि दोनों का सोर्स सेम ही है, राइट। दोनों एक दूसरे के पास पास है, मतलब नियर भी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट भी आ रही है। दूसरा, दोनों की पोलराइजेशन स्टेट भी सेम है। और ये दोनों नैरो स्लिट्स बहुत, मतलब जो दोनों स्लिट्स हैं वो बहुत नैरो रखी गई हैं। क्यों? ताकि जो वेव्स है उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, राइट। मतलब हमको जो पैटर्न मिले वो एक इंटेंस पैटर्न मिले। तो चूंकि ये S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी कैन से दैट S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस, राइट। और ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, जब two waves of nearly the same amplitude and frequency are propagating in the same medium and direction, then due to the superposition of wave, a resultant wave is formed and that is called as interference, right? तो जब इसमें से लाइट वेव्स इमिट होंगी सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की तो इंटरफेरेंस होगा, और जब इंटरफेरेंस होगा तो आपको स्क्रीन पर उसका एक पैटर्न देखने को मिलेगा, राइट। और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि यहां पर हमको इस तरह के ये ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर, लाइक दिस, ठीक है। अब इस ब्लॉक को देखकर उन्होंने क्या समझा कि यहां पर इस स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला है। ओके, अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया स्मॉल d, और दोनों स्लिट्स से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया कैपिटल D। ओके,
अब जो पैटर्न उनको स्क्रीन पर देखने को मिला उसमें ये जो बीच वाली फ्रिंज है, ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उसको उन्होंने ना क्या नाम दिया, फ्रिंज। ओके, और ये जो बीच वाली फ्रिंज है उसको उन्होंने क्या बोला, सेंट्रल मैक्सिमा। और उन्होंने उसको सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो सेंटर वाला फ्रिंज बनी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। ओके, मतलब जो सबसे शार्प इमेज मिल रही थी वो आपको बीच वाले उसकी मिल रही थी। ओके, तो इसलिए हमने और वो सेंटर में भी है इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो साइड वाली फ्रिंजेस बन रही थी उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी सेंट्रल मैक्सिमा से, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, मैक्सिमा। ओके, तो ऐसी फ्रिंजेस जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा उनको हमने क्या बोला, मैक्सिमा। और इस साइड पर जो फ्रिंज बन रही थी वो कैसी थी, थोड़ी सी डल थी, मतलब ये वाली इनकी इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब ये कैसी थी, ब्राइट थी। लेकिन यहां पर जो फ्रिंजेस बन रही थी वो कैसी थी, थोड़ी सी डल थी, और इसलिए उनको नाम दिया गया मिनिमा। और हमको पता है कि जब इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब दैट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब इंटेंसिटी कम तो दैट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो लाइट वेव्स S1 और S2 से इमिट आउट हो रही हैं उनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो जब फेज सेम है तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, और जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, अलग अलग है फेज, तो आपको उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या, मिनिमा मिल रहा है। तो इस तरीके से स्क्रीन पर उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन किया। ओके, और ये जो ब्लॉक्स है उसको हमने क्या नाम दिया, फ्रिंजेस। ओके, और इन दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने नाम दिया फ्रिंज विड्थ। दैट इज द विड्थ ऑफ एवरी फ्रिंज, मतलब इस फ्रिंजेस की जो चौड़ाई है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फ्रिंज विड्थ, और उसको डिनोट किया गया बीटा से। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा, राइट। आई होप द होल एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू कि कैसे हमने एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बनाए, और चूंकि दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं तो उससे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, और स्क्रीन पर अब हमने इंटरफेरेंस को ऑब्टेन किया तो उसकी हेल्प से हम मैथमेटिकली फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा, राइट। मतलब हर एक फ्रिंज की जो विड्थ है उसको हमने क्या बोला, फ्रिंज विड्थ, और उसको हमने डिनोट कैसे किया, बीटा से। तो अब हम उस बीटा के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ओके, तो जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंज किया था, अगर मैं उसको डायग्राम के फॉर्म में समझूं तो उसको मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ये हो गया हमारा लाइट सोर्स S, राइट। इस लाइट सोर्स S से कुछ डिस्टेंस पर हमने यहां पर दो स्लिट्स रखी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, S1 और S2, राइट। और S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने कितनी मानी थी, स्मॉल d, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल d। इन दोनों का जो सेंटर है उसको मैंने लिख दिया O, राइट। और हमने क्या किया था, इससे किसी डिस्टेंस पर्टिकुलर स्मॉल d पर यहां पर हमने एक स्क्रीन रखी थी, और इस स्क्रीन पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा था, राइट। हमने यही सारी चीजें करी थी, उसको हमने एक सिंपलर फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में बना दिया है ना। अब बेसिकली हो क्या रहा था, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इसको मैंने नाम दे दिया Q, और इसको मैंने नाम दे दिया R, राइट। और O से अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो दिस विल बी O डैश। नाउ आपको क्या हो रहा था, एक पॉइंट पर मैक्सिमा मिल रहा था और दूसरे पॉइंट पर मिनिमा मिल रहा था, राइट। तो हम ये मान लेते हैं कि S1 से कोई लाइट रे गई P पर, और S2 से भी कोई लाइट रे गई इस P पर, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट P, राइट। और O डैश से P तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं स्मॉल x, राइट। सो आई होप
द होल डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, और ये जो स्क्रीन है उसको हमने क्या नाम दिया था, XY. So XY will be our screen, right? So I hope the diagram is clear to all of you. Now, what do we do? First of all, students, in triangle S1 P Q, that is we are talking about this triangle, that is S1 P Q. What do we do? इन ट्राइंगल S1 PQ अगर मैं हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सो व्हाट आई विल गेट, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट. सो S1 PQ में h स्क्वायर हमारा हो गया S1 P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज PQ स्क्वायर प्लस बेस इज S1 Q square, right? Now we can write S1 P square is equal to, इस PQ को हम लिख सकते हैं O dash P माइनस O dash Q. हमने इसको लिख दिया O dash P माइनस O dash Q का होल स्क्वायर प्लस S1 से लेकर Q तक की डिस्टेंस. अगर ये पूरा D है तो ये भी D होगा, राइट. ऑब्वियसली हमको दिख रहा है डायग्राम से, तो हमने लिख दिया S1 Q की जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल D का स्क्वायर. नाउ O डैश P, O डैश से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, X माइनस O डैश से Q तक की जो डिस्टेंस है. तो O डैश से Q तक की डिस्टेंस मतलब O से S1 तक की डिस्टेंस. और आपको पता है कि ये पूरा अगर स्मॉल d का है, तो अगर मैं O से S1 की बात कर रहा हूं तो वो d का आधा, और d का आधा मतलब d by 2. तो आई हैव रिटन इट x माइनस d by 2 प्लस कैपिटल D का होल कैपिटल D का स्क्वायर. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ S1 P स्क्वायर. गिव इट इक्वेशन नंबर 1, राइट. हमने कुछ नहीं किया, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और फिगर की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए और कुछ नहीं, राइट. अब सिमिलरली हम इस नीचे वाले ट्राइंगल में भी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट triangle S2PR. We are talking about the triangle S2PR. तो S2PR triangle में again by Pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square. हाइपोटेनियस हो जाएगा S2P. तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज PR का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा S2R का स्क्वायर. बेस हो गया S2R का स्क्वायर, राइट. नाउ व्हाट डू वी गेट, वी आर टॉकिंग अबाउट P से लेकर R तक. तो इसको हम लिख सकते हैं PO डैश प्लस O डैश R, राइट. तो वी हैव रिटन इट PO डैश प्लस O डैश R प्लस S2R. S2R मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन इतना पार्ट, और इतने पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल D. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल D का स्क्वायर, राइट. आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ PO डैश, P से लेकर O डैश तक को हम लिख सकते हैं स्मॉल x प्लस O डैश से R तक को हम लिख सकते हैं अगेन D by 2, राइट. क्योंकि अगर ये पूरा D का, तो ये आधा कितना हो जाएगा, d by 2 का, और इसको मैंने लिख दिया प्लस d स्क्वायर एज इट इज. ये आ गई हमारे पास वैल्यू S2P होल स्क्वायर. गिव इट इक्वेशन नंबर 2, राइट. नाउ व्हाट डू वी डू, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे. ओके, सो इक्वेशन 2 में से जब हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, सो व्हाट डू वी गेट, वी हैव रिटन इट 2 माइनस 1 हियर. तो जब हमने 2 में से 1 को माइनस किया तो इट विल बिकम S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग एज इट इज, दैट इज x प्लस d by 2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस x माइनस d by 2 का स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, दोनों का LHS साथ में लिख लिया, देन दोनों का RHS साथ में लिख लिया, राइट। यहां पर अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व करूं, सो व्हाट आई विल गेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैंने कुछ नहीं किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, उससे a प्लस बी और यहाँ पे आ गया a माइनस बी। इसको अगर मैं आइडेंटिटी से सॉल्व करूं तो व्हाट आई विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब d स्क्वायर की d स्क्वायर बाय 4, और ये प्लस का कैपिटल D स्क्वायर एज इट इज, राइट। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसल और ये d स्क्वायर एज इट इज, माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2xd बाई 2 प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर, राइट। नाउ अगर मैं इस माइनस से ब्रैकेट ओपन करूं, तो जब मैंने माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, राइट। हमको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, अगर ये माइनस हटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, देन ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी अगेन माइनस का हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, सारे साइंस चेंज कर दिए ब्रैकेट के अंदर के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, अच्छा ये 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल है ही, डी स्क्वायर बाय 4 से प्लस डी स्क्वायर बाय 4 से माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, कैपिटल डी स्क्वायर से स्मॉल डी स्क्वायर भी कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p इज इक्वल टू XD प्लस XD, राइट। तो यहाँ पे आ गया अब हमारे पास XD प्लस XD। नाउ S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p इज इक्वल टू 2XD। नाउ हमको निकालना क्या है, बेसिकली फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ का मतलब हमको पता है कि किस जो फ्रिंज बनी है उसकी विड्थ। इसका मतलब क्या, दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ। और दो सक्सेसिव फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस मतलब क्या, S2p माइनस S1p, और इसको हमको बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने नीचे भेज दिया, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज S2p प्लस S1p, ये हो गया डिनोमिनेटर में, राइट। और अभी हमने क्या बोला कि दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं बीटा, दैट इज द फ्रिंज विड्थ 2XD। और अगर हम बात करें, क्योंकि हम लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं और लाइट की स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि S2p और S1p दोनों, S1p और S2p दोनों नियरली इक्वल होंगे स्मॉल d के। इसका मतलब लाइट को जितना टाइम स्मॉल d डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा, नियरली उतना ही टाइम लाइट को S1 से P तक जाने में और S2 से P तक जाने में लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल D प्लस कैपिटल D। सो बीटा इज इक्वल टू 2XD अपॉन में 2 कैपिटल D, 2 से 2 कैंसल, सो बीटा इज इक्वल टू XD अपॉन में कैपिटल D। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बीटा, दैट इज द फ्रिंज विड्थ, राइट। सो ये हो गई बीटा के लिए एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है स्मॉल x, अगर ये स्मॉल x डिस्टेंस लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो तो दिस एक्सप्रेशन वुड बिकम बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d बाय d। तो हम दोनों केसेस में इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं, जब आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी हो तब भी, और जब आपको लाइट की वेवलेंथ दे रखी हो लैम्डा, उस केस में भी, राइट। तो यहां से हमारे पास बीटा की डिपेंडेंसी भी आ जाती है, दैट बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D।
इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो लाइट की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा लाइट की वेवलेंथ होगी ये बीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली दिस बीटा इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी एज वेल। इसका मतलब स्मॉल डी क्या होती है, दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है ना, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी माना था। तो जब दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बीटा भी ज्यादा होगा, और जब दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो बीटा भी कम होगा, राइट। इट मींस दोनों मतलब बीटा जो है वो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ द थर्ड वन इज बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। तो लाइट सोर्स से स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर स्क्रीन लाइट सोर्स से पास में रखी है तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा, और अगर स्क्रीन लाइट सोर्स से दूर रखी है तो फ्रिंज विड्थ कम, राइट। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ of the fringes that are formed at the interference pattern in the Young's double slit experiment. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.